हमने इस अध्याय का फर्स्ट पार्ट में देखा कि राष्ट्रवाद क्या है, फ्रांस में लुई 16वां के शासन में कैसे राजतंत्र का अंत हुआ, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, पुनः नेपोलियन ने वहाँ पे राजतंत्र की स्थापना की। उसने नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार भी किए नेपोलियन संहिता के द्वारा, है ना। और हमने इसमें ये भी देखा कि अपने जो सुधार किए उन्होंने पूरे देश में एक समान मुद्रा प्रणाली को दिया, सामंती व्यवस्था को अंत किया, है ना। जो किसानों को जो जागीर लगता था, वो टैक्स लगता था, वो टैक्स को समाप्त कर दिया। ये सभी सुधार उसके बहुत ही अच्छे थे। लेकिन नेपोलियन ने जो भी सुधार किए वहाँ कहीं ना कहीं वो सुधार से ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा ही परेशानी बढ़ी। जैसे उन्होंने क्या किया, तो जैसे उन्होंने करों में बढ़ोतरी कर दी, फ्रेंच यानी टैक्स बढ़ा दिया, फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करने लगा, सेंसरशिप चालू करवा दिया। सेंसरशिप में होता है कि लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, समाचार पत्र में, है ना, उन सब में क्या किया कि वो लोग अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, तो उसमें प्रतिबंध लगा दिया। तो इन सब के कारण क्या हो गया, अधिकांश जो राज्य वहाँ पे नेपोलियन राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था फ्रांस में, है ना, नेपोलियन के खिलाफ हो गए। तो हम लोग इसी में देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 18वीं सदी में यूरोप में कोई भी राष्ट्रराज नहीं था, है ना, कोई भी राष्ट्रराज नहीं था। सभी क्या थे, छोटे छोटे भागों में विभक्त थे। राष्ट्रराज की स्थापना नहीं थी, यानी लोगों की जो सामूहिक पहचान नहीं था। वहाँ की भाषाएं भी भिन्न भिन्न थी। जैसे वहाँ पे ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग शासन कर रहा था, तरह तरह के लोग थे, यानी कि किसी भी तरह की सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं थे। अक्सर वे अलग अलग भाषा बोलते थे, विभिन्न जाति और समूह के सदस्य थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य था, वो कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था, है ना। इसी प्रकार हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे यूरोप में कोई भी एक ऐसा राष्ट्र नहीं था जो सभी का नेतृत्व कर सके, यानी सभी लोग क्या थे, अलग अलग थे। अब हम लोग देखेंगे जो यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र का जो विचार आया, उदय हुआ, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विचार आया वो कहाँ से आया। 3 वर्ग के लोग थे। पहला एक कुलीन वर्ग होता था। अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र की संपत्ति किसके पास थी, राज्य की संपत्ति इन्हीं कुलीन वर्ग के पास होता था। ये आराम से शहर में रहते, लेकिन गांव की अधिकांश जो जायदाद थी किसके नाम पे थी, इसी कुलीन वर्ग की थी। अब पूरे यूरोप में अगर सबसे ज्यादा किसी वर्ग का प्रभाव था तो किसका था, इसी कुलीन वर्ग का था। इसकी जनसंख्या भी कम होती थी, लेकिन इसके पास संपत्ति सबसे ज्यादा होती थी। ये लोग अधिकांशतः क्या करते थे, राजनीतिक कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और दूसरा जो वर्ग हम लोग देखेंगे यूरोप में कौन था, श्रमिक वर्ग था। इसमें छोटे किसान, भूदास, काश्तकार लोग आते थे। ये लोग जनसंख्या सबसे ज्यादा था, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधाएं इसके पास नहीं थी। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है यूरोप में, वो था मध्यम वर्ग। यूरोप में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में इसी मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। अब मध्यम वर्ग में कौन कौन से थे, यानी शिक्षित वर्ग के लोग आते थे मध्यम वर्ग में, यानी शिक्षक आते थे, इसमें वकील आते थे, व्यापारी आते थे, उद्योगपति आते थे, जिन्होंने लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार इन्होंने दिए। इन्होंने कहा यूरोप में कि कुलीन विशेषाधिकारों की जो किसी समाप्ति होनी चाहिए। इसी वर्ग ने सबसे पहले उत्पन्न किया यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार, और उन्होंने कहा कि कुलीन को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो विशेषाधिकार क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मध्यम वर्ग वहां पे उदारवादी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इनके अनुसार क्या था, अभी हम लोग पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या हैं। तो उदारवादी शब्द, उदारवाद यानी लिबरलिज्म, जो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद। किससे निकला है, लिबरलिज्म लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से, जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या था, व्यक्ति की आजादी, कानून के समझ, सबको बराबर। और राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोड़ देता था जो सबकी सहमति से बने। उदारवाद का विचारधारा इन लोगों के मन में क्या था, मध्यम जो यूरोप में मध्यम वर्ग था, है ना, जो शिक्षित वर्ग था, उन्होंने कहा कि एक उदारवाद राष्ट्रवाद का इन्होंने एक सपना देखा और मजबूत किया। अगर यूरोप में राष्ट्रवाद का विचारधारा किसी ने किया है तो कौन सा वर्ग किया, मध्यम वर्ग ने किया। और मध्यम वर्ग के अनुसार क्या था कि उदारवाद राष्ट्रवाद का मतलब होता है कानून के समझ, सबको बराबर। राजनीतिक रूप से
उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सबकी सहमति से बने, और ये जो इनके मन में जो विचार आया था वो दो तरह से थे, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। राजनीतिक रूप में जो इसके उदारवादियों का कहना था, जो विचार आया था इनके मन में कि सबको क्या हो, कानून की समझ, सब बराबर है, जो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग का जो विशेषाधिकार है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। इन्हें उदारवाद का क्या था, उदारवाद का विचार था, राजनीतिक जो इसकी विचारधारा थी उसका कहना था कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति हो और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर हो। यानी कि जो हम लोग शासक को चुने वो किसके द्वारा हो, जनता के द्वारा चुनी हुई हो। और उन्होंने दूसरा विचारधारा इसी में दिया था उदारवाद में, जो जिसको हम लोग कहेंगे अर्थशास्त्रीय विचारधारा। उन्होंने कहा कि उदारवाद में जो आर्थिक विचारधारा जो लाई इन्होंने, इसके अनुसार निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया। बाजारों को पूंजी के आवागमन के नियंत्रण से मुक्त करना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरी बताया। उन्होंने कहा कि बाजार में जो इतना टैक्स लिया था, हम एक राज्य से दूसरे राज्य हम अगर व्यापार करने जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम लोग को दिल्ली जाना है व्यापार करने के लिए, यहाँ के व्यापारी को, झारखंड के व्यापारी को दिल्ली जाना, तो दिल्ली जाने के मार्ग में जितने भी राज्य आएंगे उस सभी को उनका क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण वस्तुओं की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती थी और व्यापारी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो उन्होंने कहा कि बाजार पूंजी के आवागमन का नियंत्रण से मुक्त करना, यानी बाजार में जो टैक्स है वो समाप्त कर देना चाहिए। यानी राज्यों के भी जो टैक्स का बंटवारा है, क्योंकि सबकी नाप तौल की इकाई क्या थी, अलग अलग थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी समाप्ति हो जानी चाहिए, जो जिससे हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो, ज्यादा बेहतर बन सके। देखिए, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। इसका मतलब है उदारवादी प्रजातंत्र का, इसे तो दिमाग में रखिएगा, वहां पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। किस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, जो संपत्तिवान थे, जिसके पास संपत्ति थी, और कि सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। क्यों? क्योंकि बोला गया था वो लोग किसके अधीन है, अपने पति या पिता के अधीन होती है, ये अवयस्क होती है ना, कभी भी अपने अधीन होकर कोई कार्य को नहीं कर सकती अपने हिसाब से। नेपोलियन भी की संहिता में पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। अभी हम लोग पढ़े आर्थिक क्षेत्र में जो लोग की विचारधारा थी, उदारवादियों की विचारधारा दो तरह की थी, एक राजनीतिक थी, राजनीतिक रूप से प्रेरित थी, और दूसरा आर्थिक रूप से प्रेरित थी। आर्थिक रूप से बाजारों की मुक्ति है ना, पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था, जिसको भी हम लोग ने देखा। चलिए, इसमें बता रहा है कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे किसी वस्तु की टैक्स बढ़ जाती थी, है ना। क्या था, जैसे जर्मन का हम लोग थे, तो जर्मन क्या था 19वीं सदी में, कि अगर हम लोग पूर्वार्ध में देखें, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देखें, तो जर्मन जो था वो 39 राज्यों का एक महासंघ था, और प्रत्येक संघ की जो प्रत्येक राज्य की जो थी मुद्रा और नाप तौल की प्रणाली क्या थी, अलग अलग थी। हर बार वो उसको सीमा शुल्क क्या करना पड़ता था, अलग अलग देना पड़ता था, और हर क्षेत्र की जो नाप तौल की इकाई थी वो अलग अलग थी। कपड़े का नापने का पैमाना क्या था, एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, है ना, मेज में नापा जाता, क्योंकि हर किस क्षेत्र की जो नाप तौल की इकाई क्या थी, अलग अलग थी। अपना ही क्षेत्र है, अपना ही राज्य है, संघ जो जर्मन महासंघ है, उसमें जो छोटे छोटे राज्य हैं उस सब की नाप तौल की इकाई क्या थी, अलग अलग थी। नए वाणिज्य वर्ग ऐसे परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक माना था, है ना। ये जो मध्यम वर्ग, वाणिज्य वर्ग किसमें वो था, मध्यम वर्ग में था, है ना। तो वो क्या कहता था कि आर्थिक विनिमय और विकास में क्या होती है, बाधक होती है। इसलिए एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में क्या होना चाहिए, एक समान टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, एक समान नाप तौल की व्यवस्था होनी चाहिए। 1834 इसमें इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1834 में परसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य स्थापित हुआ। इस संघ में क्या किया, शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले उससे 30 से ऊपर थी, और रेलवे के जाल को बिछा दिया गया, रेलवे की गतिशीलता को बढ़ाई गई, और जो आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण में सहायक बना। व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। राष्ट्रवाद की तो भावना उत्पन्न हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे 1815 के बाद जो एक नया रूढ़िवाद है,
तो 1815 ईस्वी में यूरोप में कौन सी ऐसी घटना घटी? तो 1815 ईस्वी में, यानी कहा जाए तो 1814 से 15 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हो गई। जो नेपोलियन अपने एक सम्राट के रूप में उभरा था, जो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था, उन्हीं वही कुछ यूरोपीय देश ने मिलकर के क्या किया, फ्रांस यानी नेपोलियन के विरुद्ध आ खड़े हुए और उन्होंने नेपोलियन को पराजित किया। जब नेपोलियन की हार हो गई तो इन सब देश ने जो नेपोलियन को हराने में जो गुट बनाई थी, वो देश थे ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया। इन देशों ने मिलकर के क्या किया, एक सम्मेलन किया, है ना। लोग दोनों एक मिलकर एक बैठक किया और इस बैठक में नेपोलियन ने जो भी कुछ बदलाव किए थे उस बदलाव को समाप्त किया और यूरोप में पुनः में रूढ़िवादी सत्ता को कायम किया। तो रूढ़िवादी सत्ता है क्या? तो रूढ़िवाद होता है जो अपनी मतलब जितनी भी जो राष्ट्र समाज और राज्य के जितनी भी पारंपरिक सत्ताएं थी, जो चर्च था, जैसे राजतंत्र चर्च यहाँ पे है, राज्य और समाज की जितनी भी स्थापित पारंपरिक संस्थाएं थी, चर्च, राजतंत्र, सामाजिक उच्च नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। इन्होंने इनका विचार क्या था रूढ़िवादी लोगों का? इन लोगों ने कहा करते थे कि जो भी संस्थाएं, जो हमारी पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, है ना, संपत्ति और परिवार, ये सभी चीज़ हमारी बनी होनी चाहिए। यानी कि नेपोलियन ने जो कुछ भी बदलाव किए, सारे बदलाव को इन्होंने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे उस बात को जानते थे कि नेपोलियन ने जो कुछ सुधार ऐसे भी किए थे जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा था, और इसके जो अच्छे से सुधार थे उन्होंने क्या किया, रूढ़िवादी लोग ने इसको स्वीकार किया और कुछ परिवर्तन को बनाए रखा ताकि वहाँ के लोग क्या हो, खुश हो सके। अभी क्वेश्चन भी हम लोग का पूछता है, वियना सम्मेलन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन क्या है? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हमारा हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। और इस सम्मेलन में क्या किया गया था? इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने जो नेपोलियन को मिल के हराया था, जो मिलकर के नेपोलियन को हराया था, उन सभी के जो प्रतिनिधि थे यूरोप के ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक की, एक सम्मेलन किया, है ना। इस सम्मेलन की जो मेजबानी किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यू मेटरनिक ने किया था। इसे ही हम वियना संधि कहते हैं। इस वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसने जैसे नेपोलियन ने फ्रांस में बुर्बो राजवंश की समाप्ति कर दी, तो राजतंत्र वहाँ खत्म हो गया था, तो वहाँ पुनः क्या किया, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की बहाली करना। और फ्रांस में थी नेपोलियन ने बहुत सारे क्षेत्र में आक्रमण करके जीत लिया था, तो पुनः फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य को कायम कर दिया। और नेपोलियन ने जितने भी राजवंश स्थापित किए थे, जितने भी राजवंश को बनाया था, उन्होंने उन सबको बर्खास्त करके नए राजवंश को बहाल किया। यानी कि कहीं ना कहीं नेपोलियन के जो भी वहाँ पे परिवर्तन किए थे, जो भी सुधार किए थे, उन सुधारों को उन्होंने क्या किया था, समाप्त कर दिया। यही क्या था, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वियना सम्मेलन से हम क्या समझते हैं। तो इसको 2 लाइन में भी हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के क्या किया था, नेपोलियन को हराया था। और इन सभी यूरोपीय शक्ति देशों ने मिलकर के क्या किया, एक बैठक का आयोजन किया था, एक सम्मेलन आयोजित किया था। वो कहाँ पे था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थी, और इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन कहते हैं। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के द्वारा जो भी कुछ भी बदलाव किए, उन सारे बदलाव को समाप्त करना और पुनः जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को लागू करना। यही था हमारा वियना सम्मेलन। अब है इसी में हम लोग देखे थे ना एक नया रूढ़िवाद। ये नया रूढ़िवाद क्या है? ये तो हम लोग समझ गए कि वियना सम्मेलन वहाँ पे क्या था। रूढ़िवादी लोग थे वो बहुत ही निरंकुश थे, यानी कि वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, है ना। जो भी इनकी आलोचना करता था उसको क्या करते थे, दबाने की कोशिश करते थे, उन लोग पर दमन करते थे। और उन्होंने सरकार में ये जो रूढ़िवादी लोग थे वो सेंसरशिप के नियम को बनाए रखा। और सेंसरशिप के नियम को हम लोग ने पहले ही समझा जब हम अपनी अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता नहीं होती, हम अखबार, किताब, नाटक और गीतों में, है ना, जो भी बातें थी उस पर उन्होंने क्या किया, हम अपनी स्वतंत्र विचार से उसमें अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की हमें मंजूरी नहीं दी गई थी, ठीक है। और खास करके किन मुद्दे पे? फ्रांसीसी क्रांति में जुड़े स्वतंत्रता मुक्ति के विचार जिसमें झलकते थे। यानी कि सेंसरशिप मतलब जो हमारे पर प्रतिबंध लगा दिया, हमारे स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब है क्रांतिकारी। अब हम लोग देखेंगे कि यूरोप में किन कारणों के कारण क्रांतिकारियों का उदय हुआ। तो अभी हम लोग ने इसके नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा क्या, रूढ़िवादी विचारधारा।
ये रूढ़िवादी लोग क्या थे, बिल्कुल निरंकुश थे, है ना, अपनी आलोचना करना पसंद, अपना आलोचना सुनना पसंद नहीं करते थे, है ना, कोई भी क्रांतिकारी या इनकी आलोचना करता तो उसका दमन कर देते थे। तो जब यूरोप में रूढ़िवादी सरकार बन गई, जो उदारवादी या राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने अब क्रांति के अग्रसर हो गए। रूढ़िवादी सरकार जो थी अपनी मनमानी करती थी, बिल्कुल निरंकुश थी, है ना, अपने मतलब बिल्कुल अगर देखा जाए तो फ्रांस में थी, यूरोप में क्या हो गया था, यूरोप में निरंकुश शासक बैठ गया था, है ना, इस टाइप की विचारधारा के लोग बैठ गए थे। तो जो भी उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले लोग थे, अब किसकी ओर अग्रसर हुए, क्रांति की ओर। अब उन लोगों को लगा क्रांति के द्वारा ही हम लोग यूरोप में क्या है कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इस रूढ़िवादी सरकार को अगर हटाना है, समाप्त करना है यूरोप से, तो हम लोग को क्या होना चाहिए, क्रांति की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। तो लोग क्या बन गए, क्रांतिकारी। इन लोग का क्या था कि क्रांति के द्वारा ही हम किसी परिवर्तन को ला सकते हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले, उदारवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति क्रांतिकारी बन गए, है ना। रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग जो थे, उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया। तब इन क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन का निर्माण किया, है ना, और गुप्त रूप से लोगों को प्रशिक्षण देने लगे। इस क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों ये लोग गुप्त रूप से प्रशिक्षण दे रहे थे, ताकि लोगों को प्रशिक्षण दे सके और साथ ही क्रांतिकारी विचार लोगों में उत्पन्न कर सके। ऐसा ही व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेफ मैज़िनी, जिसका जन्म जिनोवा में हुआ था 1807 ईस्वी में। सब पॉइंट पूछता है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इन्होंने कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था, है ना। हम अभी बताएं कि यूरोप में क्या था कि गुप्त संगठन चलाया जा रहा था, ताकि लोगों में क्या हो, क्रांतिकारी विचार उत्पन्न किया जा सके, इस रूढ़िवादी विचारधारा से लोगों को मुक्ति मिल सके, है ना, रूढ़िवादी सरकार से यूरोप के लोगों को मुक्ति मिल सके। तो इन क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन चलाया था। तो इसी गुप्त संगठन में एक इटली का बहुत ही फेमस क्रांतिकारी है ना, जूसेफ मैज़िनी। इसका जन्म क्या हुआ था, 1807 ईस्वी के जिनेवा में हुआ था, और इन्होंने कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य भी था। 24 साल की अवस्था में इन्होंने लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, और ये भूमिगत हो गए थे। और उन्होंने भूमिगत होकर के क्या किया था, गुप्त संगठनों की स्थापना की थी, और इसने एक यंग इटली का भी निर्माण किया था। इस प्रकार के यंग इटली या गुप्त संगठन का सदस्य होने के पीछे का था कि पूरे इटली को क्या है, जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है, उस सभी राज्यों को क्या किया जाए, संगठित करके एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए, है ना, इटली का एकीकरण किया जाए। यही इनका मुख्य उद्देश्य था, यही चाहते थे। कौन, जोसेफ मैज़िनी की इटली का एकीकरण हो, और इटली के एकीकरण में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे 1830 से 48 ईस्वी की क्रांति, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी, है ना, जिसके कारण यूरोप के जो क्षेत्र जिसमें राष्ट्रवाद उदारवाद का उदय हो चुका था, उन्होंने क्या किया, 1830 ईस्वी में क्रांति कर दी। तो 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि क्यों 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुई, क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, है ना, इसका हमारे इतिहास में क्या महत्व है। 1830 की क्रांति का यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्रांति जुलाई के महीने में सर्वप्रथम फ्रांस में हुई थी, लेकिन 1830 ईस्वी के अंत आते आते पूरे यूरोप में लगभग, है ना, इसकी प्रतिध्वनि सुनाई जाने लगी। इसलिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मैटरनिक, वह कहा करता था, जब फ्रांस को ठंड लगती है तो संपूर्ण यूरोप को क्या आती है, छींक आती है। इस क्रांति का जो स्वरूप था वह उदारवादी था, और इसका नेतृत्व समाज के मध्य वर्ग ने किया था। क्रांति का सबसे अच्छा परिणाम हुआ था यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का समाप्ति हो गई। यानी 1815 में जो वियना सम्मेलन में फ्रांस में जो राजतंत्र की स्थापना कर दी थी, एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की, उस राजवंश का क्या हो गया था, अंत कर दिया गया। कहीं ना कहीं वियना संधि को तोड़ा गया यहाँ पे, और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा जो इसका कारण है 1800 क्रांति का, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। क्या कारण है, यूनान। दूसरा जो कारण है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया 1800 क्रांति का जो कारण हुआ। अब हम लोग के कारणों पर गौर करेंगे कि वहाँ क्या हुआ, है ना, जो 1830 में क्रांति हुई। तो 1800 क्रांति में अगर सबसे पहले हम लोग देखें, जो वहाँ पे है कि जो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हुआ, है ना। तो पहला कारण जो 1830 में बुर्बो राजवंश का अंत, यानी कि निरंकुश राजतंत्र का स्थान समाप्त होने के बाद कुछ राजतंत्र को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई।
जिसके कारण क्या हुआ, यूरोप के अन्य राज्यों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। इसका दूसरा कारण जो है 1830 की क्रांति का, दूसरा है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये जो हमारा हुआ था 1821 में हुआ था, जो संघर्ष स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब हुआ, 1821 ईस्वी में, ठीक है। वहाँ राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपने लगी। तो यूनानी जो साम्राज्य था वो हुआ क्या था वहाँ पे, यूनान में कैसे वहाँ पे राष्ट्रवाद की विचारधारा, यूनान में जो हुआ था, यूनान एक ओटोमन साम्राज्य 15वीं शताब्दी से ही ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। तो जब वहाँ पे ओटोमन साम्राज्य के अधीन था तो धीरे धीरे यूनानी जो लोग थे, है ना, जो अपनी प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे। तो जो शिक्षित और संपन्न मध्यवर्ग का जो उदय हुआ, जिन्होंने यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की जो पृष्ठभूमि तैयार की, है ना, जिसके कारण यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उन्होंने यूनान में वे अपनी यूनानी जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे। और इसी जो यूनान में जो शिक्षित और संपन्न मध्य वर्ग का जो उदय हुआ था, तो वहाँ के लोगों में क्या हो गया था, यूनान में जो शिक्षित और संपन्न मध्य वर्ग का उदय हुआ, जो बुद्धिजीवी थे, तो 18वीं सदी के अंत में यूनान में बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ, जिन्होंने यूनान के लोगों को प्राचीन यूनानी साहित्य को याद दिला दी, जिसके कारण यूनान के निवासी अपनी प्राचीन महानता उपलब्धियों से परिचित हो सके, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं यूनान में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने वहाँ के लोगों को प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति, है ना, लोगों में एक प्रेम की भावना का उदय करवाया, ठीक है। उन्होंने परिचित करवाया कि हमारे प्राचीन समय में जो हमारा जो इस देश की यूनान की क्या महानता थी, पूरे विश्व को उन्होंने यूनान ने क्या दिया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में वहाँ के यूनान के लोगों को परिचित करवाया, जिसके कारण उन लोगों में क्या हो गया, यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और वो ऑटोमन साम्राज्य, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, मुस्लिम साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य के विरोध में इन्होंने एक संघर्ष स्टार्ट किया और अपना जनमत जुटाया। तीसरा जो 1830 की क्रांति का तीसरा जो कारण था, वहाँ पे रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, यानी कि रोमानी कल्पना, है ना, और राष्ट्रीय भावना का जो उदय हुआ, सिर्फ युद्ध क्षेत्र से ही किसी में राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं होता है, केवल युद्धों और क्षेत्रीय विचार से नहीं होता है। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। अब वहाँ पे कला, काव्य और कहानी, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में क्या किया, सहयोग दिया। अब कविता राष्ट्रवाद से प्रेरित थी, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थी। अभी हम लोग जब देखा कि रूढ़िवादी जब साम्राज्य की स्थापना हुई, रूढ़िवादी शासक जब वहाँ के थे, तो उन्होंने क्या किया था, फ्रांस की स्वतंत्रता के समय जो भी जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो फ्रांस की क्रांति के समय जो विचार थे, उन सबको क्या किया था, दमन कर दिया था। पुनः 1830 की क्रांति में लोगों ने क्या किया, क्रांति का जो कारण में है, ये है रोमानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना। इसने जो है कला काव्य ने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सहयोग किया। अब ऐसे ऐसे काव्य और कहानियां लिखी जाने लगी जो राष्ट्रीय भावना से क्या था, ओतप्रोत था। इन काव्यों और पुस्तकों में एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, हमारे जो किताब में लिखी जाने लगी, हमारे सांस्कृतिक यानी अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया। हमारे राष्ट्र जो अतीत में क्या थे, कैसे थे, है ना, ये पूरे इसकी उपलब्धियां क्या थी, यहाँ के लोगों का सामूहिकता क्या था, इस सबको उन्होंने आधार बनाया अपने किसमें, काव्य और कहानियों में। लोगों को अपने प्राचीन इतिहास से, उन देशों को, उन लोगों को अपने ही प्राचीन इतिहास से रूबरू कराया। जर्मन दार्शनिक यहाँ गाडफ्री जैसे रोमानी चिंतकों ने, जो चिंतक थे, उन्होंने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में नहीं था। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत और जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है, और इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों के एकत्र अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये जर्मन दार्शनिक का विचार था। वहाँ जो क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उसका जो जर्मन संस्कृति यानी कि उस देश में जो रह रहे हैं, उसकी संस्कृति उस देश के उस आम लोगों में ही निहित होती है। इन्होंने, जर्मन दार्शनिक ने ऐसा बताया। अब स्थानीय बोलियों और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने के उद्देश्य से प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना। अब स्थानीय बोली
जो उस देश के, हम अभी बताया कि ओटोमन साम्राज्य के अधीन बहुत सारे राज्य थे, जिसमें हमारा यूनान भी था, बहुत सारे राज्य थे, है ना, जिसमें हम लोग यूनान के बारे में पढ़े। इसी में पोलैंड पर क्या किया, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। पोलैंड का भी एग्जाम्पल हम लोग पोलैंड के बारे में देखते हैं, वहाँ राष्ट्रवाद का भावना कैसे हुआ, जितने भी यूरोपीय राष्ट्र थे, ठीक है, तो पोलैंड का भी देख रहे हैं। तो पोलैंड में क्या था कि रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियां ने उसमें क्या किया, अधिकार स्थापित थे, उसका विभाजन कर दिया। अब पोलैंड का कोई भी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं था, लेकिन वहाँ जो पोलैंड के लोग जो भाषा बोलते थे, उसकी अपनी भाषा से भी लोग उसकी पहचान खो दी गई थी। अब वहाँ पोलैंड के लोग पॉलिश बोलते थे, रशियन अपना उसमें अधिकार किया तो चाहते थे कि रशियन भाषा को बोले, ठीक है, तो उसकी अपनी जो पहचान थी, जो उसकी अपनी भाषा थी, उस भाषा पे भी लोगों ने क्या किया, पाबंदी लगाना शुरू कर दिया रशियन लोग ने, जिसके कारण लोगों में क्या हो गया, अपने राष्ट्र के प्रति, पोलैंड का अपनी जो संस्कृति के प्रति लगा कि नहीं, ये लोग हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी एक अपनी जो भाषा, एक अपनी जो पहचान है, उसके विरोध में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अधिकार को छीन रहे हैं। तब वहाँ के लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम जगा, और सभी लोग, जो भी लोग पोलिश भाषा को बोलते थे, उन लोगों को क्या कर दिया गया, जेल में डाला जा रहा था। तो अब उन्होंने पोलिश भाषा को, मतलब भाषा को अब क्या किया, राष्ट्रवाद का प्रतीक माना, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। यानी कि भाषा भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भाषा भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि पोलैंड पर लोग रूस, ऑस्ट्रिया जैसे महाशक्ति ने पहले अधिकार स्थापित किया, और वहाँ के तो सांस्कृतिक विचारधारा पे तो कब्जा, मतलब वहाँ पे तो अधिकार किया ही भौगोलिक क्षेत्र पे, उसके भू क्षेत्र में। साथ ही उसकी जो पोलैंड की जो खुद की भाषा थी, पोलिश भाषा पे बोलने पर लोगों को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। अब लोग अपनी भाषा को बोल नहीं सकते थे, जो पोलिश भाषा में बोलता था उसको जेल में डाल दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भाषा क्या होता है, भाषा, अपनी भाषा, स्थानीय भाषा में जो भी है, अपनी जो हमारी खुद की भाषा है, और उस भाषा को जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, और कोई दूसरा देश उसमें अधिकार स्थापित करे और कहे कि नहीं, पोलैंड में नहीं बोलना है, तुमको फ्रेंच में बोलना है, रशियन में बोलना है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो खुद की पहचान हो क्या होगी, खत्म होगी। तो भाषा क्या करता है, भाषा लोगों में राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारी खुद की जो भाषा है, उसी को अगर समाप्त कर दिया जाए, तो हम क्या अपने ही लोगों से जुड़ पाएंगे, नहीं। तो लोगों ने क्या किया, नहीं, पोलैंड के लोगों ने पोलिश भाषा को क्या किया, एक राष्ट्रीय भाषा बना दिया। मतलब अब उन लोग उसके लिए जेल जाने को भी तैयार हो गए। तो अब पोलैंड के लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोग पोलिश भाषा में ही बोलेंगे, उसके लिए हम लोग को जेल ही क्यों जाना ना पड़े, ठीक है, हम लोग जेल जाएंगे लेकिन हम लोग पोलिश बोलेंगे। यानी कि वहाँ पे राष्ट्रीयता का जो आधार रखा है, वो क्या था, भाषा था, है ना। भाषा क्या हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक में बदल गया। यानी भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलिश में जितने भी स्कूल थे, है ना, जो पोलिश भाषा से थे, वो सबको बलपूर्वक हटा करके वहाँ क्या किया गया, रूसी भाषा को जबरन लोगों के बीच ला दिया गया। 1831 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ, पोलिश के लोगों ने इस भाषा को हथियार बनाया, और उसके विरोध में क्या किया, एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। 1831 में क्या किया, और उसके विरोध में खड़े हो गए। यानी कि पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरोध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखी जाने लगी।